हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल्स। क्लियर। इंटीग्रल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? आपका डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होगा। क्लियर। इंटीग्रेशन के पार्ट्स के बारे में बात करूं तो इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं भाई। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? यहाँ पर आपको लिमिट्स दी गई होती है। क्या दी गई होती है? यहाँ पर आपको लिमिट्स दी गई होती है। क्लियर। लिमिट्स दी गई होती है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालते हैं। इसका केवल एक यूनिक आंसर ही पॉसिबल हो सकता है। क्लियर। एक यूनिक आंसर यहाँ पर आता है हमारे पास और वो होता है हमारा डेफिनेट। जबकि इनडेफिनेट देखो नाम में ही क्लियर है भाई। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा कि यहाँ पर आपको लिमिट्स नहीं दी गई होती, यहां पर आपके पास मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? आपका एक ही क्वेश्चन 2, 3, 4 अलग अलग तरीकों से सोल्व हो सकता है और हर तरीके से उसका एक अलग आंसर आ सकता है। और कमाल की बात यह कि वो सारे ही आंसर ठीक होंगे। क्लियर। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? आपको एक लिमिट दी गई होती है और वो जो लिमिट होती है वही उसी के अकॉर्डिंग आपका एक फिक्स एक यूनिक आंसर आता है। अब इसमें क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सारे सॉल्यूशन अलग अलग होंगे। देखो सारे सॉल्यूशन अलग अलग तो होंगे लेकिन वो एक दूसरे से लिंक होंगे, यानी किसी ना किसी फॉर्मूले से हम उन सबको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अक्सर कंबाइन करते नहीं है, जहां तक सोल्व किया वहां तक करके छोड़ दिया है ना। अब हमें क्या पता, मैथ में पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज कर किस तरह से आंसर दे रखा है। तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग इंडेफिनेट से सोल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन पूरा सही है लेकिन मैथ में आंसर हमारा नहीं मिल पाया। सब पता नहीं कहां गलती हो गई। भाई गलती नहीं है, केवल मैथ वाले ने थोड़ा अलग तरीके से कर दिया, आपने अलग से कर दिया। क्लियर। दोनों में से अगर उनको आगे बढ़ाएंगे तो आंसर सेम भी आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा इंडेफिनेट के मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आ सकते हैं। जबकि डेफिनेट में ऐसा कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपसे कही वो क्या कहा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। किस तरह से? देखो एक जस्ट एक बेसिक के बारे में बात करता हूं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होता है भाई? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या कहते हैं? हम पावर को आगे ले आओ, है ना। पावर को आगे ले आओ, आगे मतलब मल्टीप्लाई में ले आए। अब क्या किया? पावर में से एक कम कर दिया। क्लियर। पहले क्या किया? पावर को आगे ले, फिर पावर में से एक कम कर दिया। जबकि अगर हम इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन करते हैं तो क्या होगा भाई? पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाए फिर पावर में से एक कम किया। अब उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे पहले पावर को लेंगे, उसमें कम किया था, यहां पावर में एक बढ़ा दूंगा। क्लियर। यहां क्या कर दूंगा? पावर में मैं 1 ऐड कर दूंगा और जो नई पावर आई है उसमें देखो पहले वाली पावर को मल्टीप्लाई में ले जाता था, यहां जो नई पावर आई है उसको मैं अपोन में ले आता हूं। क्लियर। और प्लस में हम लिखते हैं सी। प्लस में क्या लिखते हैं? सी होता है। अब सी किस चीज को डिनोट करता है? सी होता है भाई कांस्टेंट। क्लियर। सी क्या होता है? हमारी कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्यों लिखी जाती है या सी क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन देखो। अभी पहले एक बार ये चीज समझो भाई, डेरिवेटिव और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों है। देखो जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा। अच्छा, कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन आता है। तो अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? माइनस कोस मिल जाएगा। और अगर मैं इसी माइनस साइन का ही दोबारा से इंटीग्रेशन कर दूं, इसका माइनस साइन का, तो मुझे प्लस का ही कोस वापस मिल जाएगा। क्लियर। ऐसे tan x का डेरिवेटिव करने पे सीकेंट स्क्वायर x मिलता है, तो सीकेंट स्क्वायर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो tan x मिलता है। अच्छा, एक और चीज देखो, डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना। यानी dx कहां पर लिखा जाता है? अपोन में लिखा जाता है, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू को डिनोट करने के लिए। क्लियर। तो dx कहां लिखते हैं? अपोन में। इसमें dx कहां आता है? मल्टीप्लाई में, इनटू में। x की पावर आगे आ गया dx। क्लियर। इसमें अपोन होता है, उसमें यहां आ गया। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए सिंबल होता है डी का, इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए होता है आपका ये सिंबल। क्लियर। ये सिंबल आपका
इंटीग्रेशन को डिनोट करेगा। डी का मतलब डेरिवेटिव होता है, dx दोनों जगह होता है, इसमें अपोन में और इसमें साइड। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से आपके कोट सिकेंड मतलब बाकी सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। e की पावर x का देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या रहता है, सेम रहता है ना, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम रह गया। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या, log x मिल गया। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a होता है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन करूं तो a की पावर x अपोन में log a आ गया। यानी जो चीज सेम है वो सेम रहेगी। देखो a की पावर x दोनों जगह से, यहाँ सेम था वहां भी सेम रहा, यहाँ पे log a मल्टीप्लाई में आ गया, उसमें क्या ले लिया मैंने, log a अपोन में ले लिया। x की पावर n में का मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा, n x की पावर n का डेरिवेटिव करने पे n x की पावर n -1 मिलता है। अगर n x की पावर n -1 का इंटीग्रेशन करूं तो x की पावर n मिल जाएगा। अब बात आ जाती है उधर देखो, अब आप कहोगे सर उस साइड सभी के आगे c लिखा हुआ है, ये c का क्या मतलब है। अब c का मतलब क्या है वो चीज समझोगे ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट टर्म है मेरे पास, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। एक कांस्टेंट टर्म है उसका मैं डेरिवेटिव करना चाह रहा हूं, वो क्या होता है आपका, 0 होता है या नहीं। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो मुझे एक बात बताओ आप, मान लीजिए मैं x² + 2 का डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्लियर, क्या आएगा भाई, 2x आएगा। x² + 2 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, x² का क्या हो गया, 2x हो गया, और 2 का क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं x² -7 का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो भी 2x आया, और अगर मैं केवल x² का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो भी 2x आया, राइट। तो ये जो 2x आया, अब मान लो मैं 2x का इंटीग्रेशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं भाई, 2x का इंटीग्रेशन। अच्छा, एक चीज और, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट के बारे में एक चीज याद रखो, जैसे डेरिवेटिव में करते थे, कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में आता था तो 0 हो जाता था, लेकिन कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में आता था हम उसको सेम रखते थे। यहां भी आपका सेम होगा, 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दो, अंदर क्या बच गया भाई, x dx बच गया, 2 आपका बाहर सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर क्या है, 1 है, पावर में 1 ऐड कर दो, x की पावर होगी 1 + 1, कितना बन गया, 2 अपोन में नई पावर, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, x² आ गया। क्लियर सर। अभी थोड़ी देर पहले तो हम कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है, यानी एक टर्म है कोई भी, उसका मैं पहले डेरिवेटिव कर दूं और फिर इंटीग्रेशन कर दूं तो वो ही टर्म अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ जाएगी। जैसे मैंने देखा भी x² का डेरिवेटिव किया, 2x आ गया, और फिर 2x का वापस इंटीग्रेशन किया, x² भी मिल गया। लेकिन भाई कुछ हमारे पास ऐसी टर्म थी, कुछ ऐसे शहीद थे जो शहीद तो हो गए थे लेकिन वो वापस तो नहीं आए ना। अब 2 है, -7 है, इनका क्या होगा। हाँ भाई, मेन चीज क्या है कि जो ये 2 है, -7 है, ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी तो वापस आने चाहिए ना, ये भी तो वापस आने चाहिए। ये वापस कैसे आएंगे, ये तो वापस नहीं आए। खैर इस क्वेश्चन में मुझे पता है भाई प्लस में 2 था, अब 2 डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है, इंटीग्रेशन में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 आया तो नहीं। तो अभी जो मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होती है, लिमिट होती है, वहां जब लिमिट पुट करोगे ना तो आप देखोगे 2 का रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसमें काउंट हो जाएगा, 2 उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन इनडेफिनेट में तो नहीं आया। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, प्लस में क्या लिख देता हूं, यहां पर C लिख देते हैं हम, इसलिए यहां पे क्या कर देते हैं, प्लस में C लिख देते हैं। अब C किसको डिनोट करता है, C उन सभी कांस्टेंट को डिनोट करता है जो कि डेरिवेटिव करते वक्त खत्म हो गए थे। क्लियर। C का मतलब, अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका मतलब है C की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 है। अगर इस पर्टिकुलर में मैं बात करूं तो C का मतलब -7 से है। क्लियर है, C का मतलब -7 से। लेकिन अगर मुझे एक सिंपल टर्म दे दी गई, भाई मुझे दे दिया
एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया। लेकिन मुझे क्या पता कि जो एक्स स्क्वायर आया है ये केवल इसी का डेरिवेटिव करने पे आया था या इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी थी। तो मैं मान लेता हूं इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म सी थी। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और सी का डेरिवेटिव क्या हो गया था हमारा, 0 हो गया था। क्लियर, ये मैं मान लेता हूं। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बचा था, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे एक्स क्यूब बाई 3 तो आना ही चाहिए और प्लस में आना चाहिए सी भी। अब एक क्वेश्चन और माइंड में आएगा आपके, सर जरूरी थोड़ी ना है कांस्टेंट साथ में हो सकता है इसकी तरह से हो, कांस्टेंट हो ही ना साथ में, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। खैर तुम्हें सी की वैल्यू से मतलब कोई मतलब नहीं है, सी से कोई लेना देना नहीं है। सी का केवल है, आपको मैंने रीजन बताया सी को क्यों लिखते हैं, वरना कई बार बच्चों के माइंड में जाता है पता नहीं यार सर सी को क्यों बार बार लिखते रहते हैं, या बच्चे मेरे बाद में इंपॉर्टेंस नहीं देते, सी को लिखना ही छोड़ देते हैं। तो एक चीज याद रखो कि सी उन टर्म के लिए है जो कि डेरिवेटिव के दौरान क्या हो गई थी भाई, हमारी 0 हो गई थी, जो कि डेरिवेटिव के दौरान 0 हो गई थी और हमें उनको वापस लाना जरूरी था। तो इसलिए हम सी लिख देते हैं। तो ज्यादा इसमें फालतू और एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। एक चीज याद रखो, आपने जो भी इंटीग्रेशन किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं जहां पर लिमिट नहीं है। डेफिनेट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां तो लिमिट होती है, लिमिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है मेरे भाई, वहां पर आप सी लिखा करो। कोई भी डेरिवेटिव किया इंटीग्रेशन, सॉरी कोई भी इंटीग्रेशन किया प्लस में लिख दिया सी। क्लियर, चलो अब थोड़ा सा और एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ए एक्स प्लस बी, एक टर्म है मेरे पास ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या करेंगे सबसे पहले हम पावर आगे ले आए भाई, पावर आगे आ गई, अंदर क्या बच गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। यही होता है कि पहले किसका कर दिया, पावर का, पावर का आ गई आगे मल्टीप्लाई में आ गई, तो एन आगे आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या रहेगी, एन माइनस वन रह गई। क्लियर, n2 में क्या कर देंगे, अब n2 में करेंगे अंदर जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव, तो ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और b का तो 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया भाई, an ax प्लस b की पावर n माइनस वन। क्लियर, अब अगर मैं बात करता हूं ax प्लस b का होल पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। इसके इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, इसके इंटीग्रेशन देखो वही डेरिवेटिव का उल्टा करना है सब कुछ। यहाँ पे क्या क्या पहले पावर को आगे लेके ना, यहाँ पे क्या करेंगे पहले पावर में 1 ऐड करेंगे। क्लियर, ax प्लस बी, इसकी पावर क्या हो जाएगी n प्लस वन। क्लियर, पावर में 1 ऐड कर दिया, उसके बाद पावर उसमें मल्टीप्लाई होती थी, इसमें जो नई पावर आई है उसको लेके आएंगे अपॉन में। क्लियर, अच्छा इंटीग्रेशन की एक खासियत और होती है, इंटीग्रेशन में केवल देखो डिफरेंशिएशन में जैसे 2-3 टर्म आती हैं तो क्या होता है बारी बारी से डेरिवेटिव करते हैं भाई, पहले पावर का कर दिया, उसके बाद फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर अगर कोई एंगल है तो उसका, फिर सब एंगल यानी सबका डेरिवेटिव करो, सारा को मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो भी एक बार इंटीग्रेशन होगा, बाकी जो कुछ बच गया ना उस सारे का होगा डेरिवेटिव, उस सारे का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जैसे ax प्लस बी की होल पावर n दे रखी थी, तो क्या हुआ, पावर n का तो कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन हो गया अपॉन n प्लस वन हो गया। अब जो अंदर फंक्शन बच गया ना ax प्लस बी, इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, तो a कहां पे आ जाएगा, अब देखो a डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता था, इसमें a कहां पे आएगा, अपॉन में आएगा। क्लियर, और प्लस में लिख देंगे c। या जैसे जिस टर्म का डिफरेंशिएशन किया था, एक बार इसी का इंटीग्रेशन करता हूं मैं भाई, an है हमारे पास और ax प्लस बी की पावर n माइनस वन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, an तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख दी सेम है, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, इसका करो, क्या आएगा भाई, ax प्लस बी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन में 1 ऐड करोगे n आ गया, अपॉन में जो नई पावर आई है n,
इनटू में क्या आएगा अपॉन में, देखो इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, an से an आपका कैंसिल प्लस c मिल गया आपको वो सेम पहले वाली टर्म। क्लियर। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है। अब एक क्वेश्चन जो और आपके माइंड में चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा, सर केवल एक बार इंटीग्रेशन किया उसके बाद डेरिवेटिव किया, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन होता है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपका 7.2 एक्सरसाइज में आएगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन को भी अभी समझाऊंगा तो भी क्लास हमारी लंबी नहीं, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि पहला इंटीग्रेशन, उसके बाद अगर कोई टर्म बची है तो उसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, डेरिवेटिव भी सीधा नहीं होगा, उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन क्या है आपके पास कि देखो डेरिवेटिव जो हुआ वो डेरिवेटिव होने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए, वहां पर फिर x नहीं बचना चाहिए। जैसे यहां पे किया था ax प्लस बी का, किया था ना ax प्लस बी का, जब हमने इंटीग्रेशन किया इसके पावर का हो गया, उसके बाद जब ax प्लस बी का डेरिवेटिव करने लगे तो डेरिवेटिव क्या आया, a आया। एक ऐसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अगर बाई चांस यहाँ पे ax आ जाता तो इसका मतलब ये होता है या तो हमने क्वेश्चन गलत किया या फिर हमने मेथड गलत अप्लाई कर दिया। क्लियर। या फिर हमने मेथड गलत अप्लाई कर दिया। चलो अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देता हूं। एक बार क्वेश्चन देखो। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले में क्या दिया गया, हमें दिया गया sin 2x का इंटीग्रेशन। किसका करना है अभी, sin 2x का। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग में खपाने जरूरत नहीं, सीधा करेंगे। पहले किसका करोगे, फंक्शन का sin 2x है। sin का क्या होता है अभी तुम्हारे सामने लिख रखा है ना, तो माइनस cos 2x। sin 2x का क्या हो जाएगा अभी, तो माइनस cos 2x। किसका हो गया, sin का हो गया ना, इंटीग्रेशन ही खोल लिया। अब क्या होगा, डेरिवेटिव होगा किसका, एंगल का। एंगल कितना है, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 2 होगा, और कहां पे लिखा जाएगा, अपॉन में लिखा जाएगा। क्वेश्चन खत्म। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, cos 3x है, तुम खुद से करोगे। cos 3x है, तुम खुद से करोगे। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, e की पावर 2x क्या दे दिया, e की पावर 2x क्या होगा भाई, e की पावर 2x का अगर करूंगा तो मैं क्या होता है, e की पावर 2x लिखा था ना, e की पावर x का क्या होता है, सेम होता है। देखो डेरिवेटिव भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, e की पावर 2x। अब पावर का 2x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, अपॉन में 2 प्लस c। क्वेश्चन खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अभी कराया था, उसी तरीके से करोगे, पावर n की तरह से। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहां पे देखो कह रहा है sin 2x माइनस 4e की पावर 2x dx। अच्छा एक चीज याद रखो, देखो दो अलग अलग टर्म दी थी, एक ये और एक ये। तो अगर तुम्हें इनका इंटीग्रेशन करना है, इनको ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे ताकि ये dx और ये इंटीग्रेशन सिंबल दोनों इनके साथ आ जाए। क्लियर। वरना अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल चला जाएगा, इसके साथ dx चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर। तो अब इसका करेंगे, sin 2x का क्या होता है अभी, sin 2x का डेरिवेटिव। sin 2x का क्या होता है अभी, किया था थोड़ी देर पहले ही, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4e की पावर, 4 तो कांस्टेंट है ना, e की पावर 2x का क्या होगा, जो ऊपर किया था, e की पावर 2x अपॉन में 2 और प्लस c। इसको कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक और नाम भी होता है, इसी को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं भाई। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का क्या होता है भाई, ये जस्ट ऑपोजिट होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादा कुछ है नहीं, लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया आपको, 4e की पावर कितनी है भाई, ये 3x, 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, ये दिया गया, कर लेना खुद से। डन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, यहां पे हमें क्या दिया गया है, x स्क्वायर
इंटू 1-1/x² dx, x² इंटू 1-1/x²। दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या करें, u इंटू वी लगा दे। u इंटू वी नहीं लगाना, एक चीज याद रखो, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा टफ होता है, और उसके पीछे रीजन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं होते। लाइक अब जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है डेरिवेटिव में, मन में आया उसको पुट कर देते हैं टी, यहाँ पे मन में आया उसको टी पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे पंगे होंगे, वो सब्स्टिट्यूशन में सिखाऊंगा। वहां का प्रोडक्ट रूल बहुत आसान है, एक बार u को सेम रखा v का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में v को सेम रखा u का कर दिया। इसका प्रोडक्ट रूल अगर आपको बताऊंगा आपको याद ही नहीं रहेगा, तो वो एक्सरसाइज आएगी तभी बताऊंगा, क्लियर। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर कहीं प्रोडक्ट करने की कंडीशन आए ना, उसको पहले सिंपल करने की कोशिश करो, प्रोडक्ट से जितना हो उसको उतना बचो। क्या करूं, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² को 1 से करेंगे, क्या आ गया भाई, x² आ गया। फिर x² को अगर मैं 1/x² से करूं तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ओनली x² - 1 बच जाएगा, ठीक है भाई। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, x² का हो गया x³ - 1। अच्छा हाँ, ये अच्छी चीज है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो 1 आपका बाहर चला जाता है, dx बचता है, क्लियर है। और dx का डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट याद रखो तो x होता है भाई, 1 का डेरिवेटिव x होगा, 2 का डेरिवेटिव 2x होगा, 3 है तो 3x होगा। और हाँ सॉरी, इंटीग्रेशन यार, डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन अभी कई दिनों से डेरिवेटिव चल रहे थे, डेरिवेटिव माइंड में आया, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, 3 का 3x होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब क्यों होगा ये भी देख लो। देखो 1 जो होता है, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 1 को x की पावर 0 लिख दिया, अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा भाई, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में 1 ऐड कर दो, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, अपॉन में 1 + c, तो क्या आ गया भाई, x + c आ गया, क्लियर। यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, बस इतना याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x हो गया + c, क्वेश्चन खत्म, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 खुद से करना, 9 खुद से करोगे, 10 में आ जाओ भाई। क्या दे रखा है हमें, √x -1/√x पूरे का होल स्क्वायर दे दिया भाई, पूरे का होल स्क्वायर dx, क्लियर। √x -1/√x होल स्क्वायर dx। देखो एक तो ये हो सकता है, क्या करें, पूरे का पूरा क्या कर दूं, पावर आ रही है ना, तो क्या कर सकता हूं मैं इसको, √x -1/√x की पावर लिख दूं 3/3, पावर में एक ऐड कर दिया, नई पावर अपॉन में कर दी, n2 में। अब क्या होगा, अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, अंदर फंक्शन का होगा ना, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अगर पावर का इंटीग्रेशन हो चुका, पावर का इंटीग्रेशन हो चुका, फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव करोगे, √x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2√x, क्या आएगा, 1/2√x। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेटिव करने के बाद कैसी टर्म आनी चाहिए, कांस्टेंट, या तो क्वेश्चन गलत या मेथड गलत। क्वेश्चन तो गलत है नहीं, तो मेथड ही गलत हो गया। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले होल स्क्वायर ओपन कर दो, देखो इसको a ले लो, इसको b, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2ab सारा ब्रैकेट के अंदर और dx, क्लियर। ये दोनों आपके कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कट गया, x हो गया, ये कट गया, तो x + 1/x - 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक बात का, मेरे को x का इंटीग्रेशन करना है, हाँ भाई x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, 1/x का क्या लिखवाया था, थोड़ी देर पहले लिखवा रखा है, देखो साइड में लिखा हुआ है, क्या होता है, log x, -2 का क्या हो जाएगा, -2x और प्लस में c, क्लियर। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखो, 11 में क्या दे रखा है हमें, पहले थोड़ा सा मिटा ही देता हूं एक बार। हाँ भैया, अगर ये सारा कुछ समझ में आ रहा हो तो भी अपनी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना, अपनी क्लास को लाइक करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है,
यहाँ कह रहा है एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस है प्लस 5x² माइनस 4 और अपॉन में दे दिया x² dx। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अच्छा एक चीज और याद रखो, इंटीग्रेशन जब भी करोगे ना तो एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, पावर ऑफ न्यूमरेटर, या मैं लिख दूं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, जो न्यूमरेटर है उसकी हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से हमेशा कम रहनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कम रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा कम। यहाँ पे क्या ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने से रहा। तो क्या करो, दो तरीके हैं, या तो मैं x² से इसको डिवाइड कर दूं भाई, ठीक है ना, या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, या फिर आप x² को सबके अपॉन में अलग अलग कर दो। एक बार लिख दिया x³ अपॉन x² माइनस 5x² अपॉन x², और सॉरी ये प्लस में और ये माइनस, क्लियर? इस तरह से लिख दिया। अब एक बार अब इनको देखो भाई क्या बनेगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? ओनली x, ये कट गया पूरा, प्लस 5 माइनस, अब देखो 4 है, x² कैंसिल हो नहीं रहा, तो क्या करें, इसको ऊपर ले जाओ, क्लियर? पावर हो जाएगी -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, x²/2 हो जाएगा, प्लस 5 का हो गया 5x माइनस 4x की पावर -2 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, -1, और नई पावर है अपॉन में, क्लियर? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपका आंसर आ गया x²/2 प्लस 5x प्लस 4, पावर नेगेटिव है अपॉन में ले आओ पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस c। ये तुम्हारा आंसर, क्लियर है? ये तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर ये होता था आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, जो तो उसमें अपॉन में √x दे रखा है, कर लेना भाई, ठीक है? 13 में आ जाओ, क्या दे दिया हमें, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। अपॉन में क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया, ऊपर तो क्या आ रहा है x² था, सबके अपॉन में अलग अलग कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं आई, लेकिन x माइनस 1 को सबके अपॉन में करने से बात नहीं बनने वाली। x³ के अपॉन में x माइनस 1 होगा, क्या होगा, कटेगा ही नहीं, और कटेगा नहीं तो मतलब क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसमें तो कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन सिंपल बच गया था। इसमें अगर अपॉन में अलग अलग कर भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहला तो आसान है, ऊपर वाले के देख लो भाई फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं, अगर फैक्टर बन रहे हो तो ऊपर फैक्टर कर दो, फैक्टर ना बन रहे हो तो फिर क्वेश्चन को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फैक्टर जब मैं देखता हूं ऊपर से देखो x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ गया, क्या बच गया भाई, x माइनस 1, प्लस में यहां से 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया है ना, अपॉन x माइनस 1 dx। ऊपर क्या बच गया भाई, एक बार मैं लिख दूं x² प्लस 1, एक बार लिख दूं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, कैंसिल आउट हो गया, नीचे या कंसेप्ट खत्म, क्या बच गया, ओनली x² प्लस 1, x² प्लस 1 बच गया, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस x√x dx, क्या करें, दो फंक्शन आ गए, इनटू में आ गए, कुछ नहीं करना, √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, क्या आ जाएगा, √x माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3/2 dx, क्लियर? इंटीग्रेशन खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, जो का √x दे रखा है वहां भी मल्टीप्लाई में कर लेना, 16 भी सीधा हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, हाँ 18 देखो क्या दे दिया भाई, सीकेंट x, इनटू में क्या है, सीकेंट x प्लस tan x dx। क्या करेंगे, सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में सीकेंट x tan x हो जाएगा, बाहर dx, क्लियर? देखो डायरेक्ट करो, अगर डायरेक्ट वैसे करना चाहोगे नहीं होगा, सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, सीधा फॉर्मूला देखो ये रहा, और इसका ये रहा, तो tan x प्लस सीकेंट x प्लस ये आंसर, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19,
वैसे तो एक्सरसाइज लगभग फिनिश हो ही चुकी है आपकी, केवल 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो वो आपके लिए छोड़ जा सकते हैं, पर चलो एक आध और बता देता हूँ। 19 में क्या करोगे भाई, क्या दे दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है भी, और इसमें फंसोगे भी। देखो कभी सीकेंट स्क्वायर एक्स का, अब ऐसा तो कर मत देना वैसा, ऊपर सीकेंट एक्स का हो जाएगा tan x, नीचे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हमेशा ऊपर होगा, अपॉन में नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूं मैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं, क्लियर। और कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन, तो 1 नीचे और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, क्लियर। क्या आ गया भाई, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx। लेकिन क्वेश्चन अभी भी अधूरा है, tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है कोई, और अगर पावर में 1 ऐड करके करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, tan क्यूब एक्स। देखो पावर में अगर 1 ऐड करके करोगे क्या होगा, tan क्यूब एक्स अपॉन 3, फिर tan x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये गलत। फिर क्या करें, फॉर्मूला देखो कोई tan स्क्वायर एक्स का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा 10th क्लास में पढ़ा था। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अभी, tan स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और -1 इंटीग्रेशन दोनों आपको पता है, कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 20, केवल हिंट दूंगा, खुद करोगे। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx। कोस स्क्वायर एक्स को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, एक बार कर दो 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको कोस इंटू कोस कर दोगे, ठीक है। अब 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, तो ये तो आपका बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्लियर। अच्छा साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट, तो -3 सीकेंट एक्स tan x dx कर लोगे खुद से, क्लियर। चलो भाई इसके बाद 21वें और 22वें 2 क्वेश्चन आपके, या 2 या 3 4 जो भी बच रहे हैं वो आपके ऑप्शन के हैं, वो आप लोग खुद से करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो अपना लाइक कर देना।